Assalamualaikum students, this is Aisha Fatma. So today's our topic is solving problem by applying conditions of equilibrium. हम लोग इक्विलिब्रियम्स की कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को हम लोग अप्लाई करके प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं. द फॉलोइंग स्टेप्स विल हेल्प टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. ये हमारे पास 7 स्टेप्स हैं जिनको हम लोग फॉलो करके जो है वो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को अप्लाई कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू विच इक्वेशन 4.1 एंड 4.9 आर टू बी अप्लाइड. ईच ऑब्जेक्ट शुड बी ट्रीटेड सेपरेटली. हमने एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिस पे इक्वेशन 4.8 और 4.9 जो है अप्लाइड हो, और सारे ऑब्जेक्ट्स को जो है हम लोगों ने सेपरेटली यानी कि अलग से ट्रीट करना है, एक साथ ट्रीट नहीं करना. इक्वेशन 4.8 हमारे पास है जी, फोर्सेस इन द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन 4.9 है हमारे पास फोर्सेस इन वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0. हमारे पास ड्रा अ डायग्राम टू शो द ऑब्जेक्ट्स एंड फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम. फिर हम लोग जो है वो डायग्राम करेंगे ड्रा, उसको ऑब्जेक्ट को जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया है उसको शो करने के लिए, और फोर्सेस को शो करने के लिए जो कि उस ऑब्जेक्ट पर लग रही हैं. ओनली द फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट शुड बी इंक्लूडेड. वही फोर्सें इंक्लूडेड होंगी जो कि उस ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं. यानी वो ऑब्जेक्ट है वो ज़मीन पे पड़ा है तो उसकी अपर साइड पे एयर रेजिस्टेंस लग रही है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही है, तो सिर्फ और सिर्फ वही फोर्सेस जो है इंक्लूडेड होंगी. द फोर्स विच द ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ऑन देयर इन्वायरमेंट शुड नॉट बी इंक्लूडेड. और जो ऑब्जेक्ट या जो इन्वायरमेंट पर फोर्स लग रहा है वो हम लोग इंक्लूडेड नहीं करेंगे, यानी कि ओनली एक्शन फोर्सेस इंक्लूडेड होंगी, रिएक्शन फोर्सेस नहीं होंगी. अब देखिए, हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया जो कि बॉक्स है, ये ज़मीन पे पड़ा है. ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है ये हमारे पास अर्थ के ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है और या इसके ऊपर जो है एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है. ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ यही फोर्सेस जो होंगी इंक्लूडेड होंगी, और जो ऑब्जेक्ट इन्वायरमेंट पर फोर्स लगा रहा है वो इंक्लूडेड नहीं होंगी. ठीक है, चूज़ अ सेट ऑफ स्टेप 3 है हमारे पास. चूज़ अ सेट ऑफ एक्स वाई एक्सिस सच दैट एज मैनी फोर्सेस आर पॉसिबल लाई डायरेक्टली along x axis और y axis. it will minimize the number of forces to be resolved into components. हम लोग सेट चूज़ करेंगे x और y axis का such that as many forces are possibly lie directed along x axis और y axis. यानी कि x axis में और y axis में बहुत सी फोर्सेस जो हैं वो लाई करती हैं. ठीक है, तो वो नंबर ऑफ़ फोर्सेस को मिनिमाइज़ करती हैं उनके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होने के लिए. यानी कि अगर एयर रेजिस्टेंस वाई एक्सिस पे लग रही है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस पे नहीं लग रही क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है ज़मीन के साथ कनेक्टेड है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही है, तो एयर रेजिस्टेंस जो है वो उसको वो अपने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व नहीं होगी. इसी तरह जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो कि ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है वो सिर्फ और सिर्फ वो पूरे जो है वो बॉक्स को ही अपनी तरफ खींच रही है. ठीक है, लेकिन जो बॉक्स की अपर साइड पे जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होगी. इस तरह फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी उस अपने कंपोनेंट्स में इतना ज़्यादा रिजॉल्व्ड नहीं होगी. ठीक है, रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस विच आर नॉट पैरेलल टू ईथर ऑफ द एक्सिस इन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में वो फोर्सेस जो एक्सिस के पैरेलल ना हो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम लोग सारी फोर्सेस को रिजॉल्व कर देंगे जो कि अपने एक्सिस के पैरेलल ना हो. मतलब क्या हुआ, अगर जो है ग्रेविटी फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड मूव करवा रही है वो पैरेलल नहीं है ऑब्जेक्ट के, ठीक है, तो हम लोग उसको रिजॉल्व कर देंगे. अगर एयर रेजिस्टेंस है जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है, अगर वो भी ऑब्जेक्ट के पैरेलल नहीं है तो हम लोग उसको भी रिजॉल्व कर देंगे. ठीक है, अप्लाई इक्वेशन 4.8 और 4.9 बाय पुटिंग
summation fx is equal to 0 and summation fy is equal to 0 to get two equation. If needed, apply equation 4.1 12 110 10 by putting summation ta is equal to 0 to get another equation. हम लोग 4.9 और 4.8 इक्वेशन जो है अप्लाई करेंगे बाय पुटिंग समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 टू गेट टू इक्वेशंस, दो इक्वेशंस को गेट आउट गिव अप करने के लिए। अगर हमें ज़रूरत होती है तो हम लोग इक्वेशन 4.10 भी जो है अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें समेशन टा जो है वो 0 को इक्वल होता है, ताकि हमें तीसरी इक्वेशन भी मिल जाए। ठीक है, दीज इक्वेशन कैन सोल्व सिमुलटेनियस टू फाइंड आउट डिज़ायर्ड अननोन क्वांटिटीज़। हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इन मेथड्स को अच्छे तरीके से समझने के लिए। एग्जाम्पल 4.5 है कि एक पिक्चर है वो दीवार के साथ सस्पेंडेड है, हैंग नहीं है, सस्पेंडेड है बाय मीन्स ऑफ टू वर्टिकल स्ट्रिंग्स, दो वर्टिकल स्ट्रिंग से। ठीक है, द वेट ऑफ द पिक्चर इज़ 5 न्यूटन, जो पिक्चर का वेट है वो 5 न्यूटन है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ एक्ट कर रहा है। हम लोगों ने टेंशन फाइंड करनी है T1 एंड T2 इन दी टू स्ट्रिंग्स। एक ये स्ट्रिंग है ए और एक ये स्ट्रिंग है बी। हम लोगों ने पहले ए स्ट्रिंग की टेंशन T1 और बी स्ट्रिंग की टेंशन T2 जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जो टोटल अपवर्ड फोर्स, अब देखिए ये दो स्ट्रिंग्स हैं, इन्होंने ये अपवर्ड फोर्स के थ्रू ही जो है पिक्चर को दीवार से सस्पेंड किए हुए है। तो जो टोटल अपवर्ड फोर्स है हमारे पास T1 प्लस T2 है, और टोटल डाउनवर्ड फोर्स जो है हमारे पास पिक्चर का वेट है, जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है। तो जो टेंशन होगी इन दी स्ट्रिंग T1 और एंड T2 हम लोगों ने फाइंड आउट की है। अब देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। समेशन एफ एक्स जो है हॉरिजॉन्टल जो फोर्सेस जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लगती है वो हमारे पास 0 के इक्वल होगी। तो और जो एफ वाई के जो अगेंस्ट जो फोर्स लग रही है, इट्स मीन्स के जो फोर्स वाई एक्सिस में लग रही है वो भी हमारे पास 0 है। तो हमारे पास टेंशन 1 प्लस टेंशन 2 नेगेटिव वेट हमारे पास जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। वेट हमारे पास नेगेटिव में क्यों आया? क्योंकि वेट जो है वो टेंशन के ऑपोजिट है। टेंशन जो है वो बॉडी टेंशन, जो दो स्ट्रिंग्स की टेंशन है जो हम लोगों ने फाइंड की है, वो बॉडी को अपवर्ड जो है वो सस्पेंड किए हुई है, दीवार से लटकाई हुई है, अपवर्ड फोर्स है। और जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। तो जो वेट है वो टेंशन के ऑपोजिट है, इसलिए वेट जो है हमारे पास नेगेटिव में आया, वो है होगा हमारे पास 0। अब देखें जो समेशन टाक इज इक्वल टू 0 सेलेक्टिंग पॉइंट बी एज दैट एज पॉइंट ऑफ रोटेशन। ये पॉइंट बी है, पॉइंट ऑफ रोटेशन, जिसकी वजह से पिक्चर को हम लोग ऐसे मूव करवा सकते हैं। और एंड टाक T1 ऑफ टा1 जो है वो T1 का टार्क है, टा1 जो है वो T1 का टार्क है जो कि नेगेटिव है, टा1। और टा2 जो है हमारे पास वो वेट का टार्क है जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, टार्क क्या होता है? जो कि बॉडी को एक पॉइंट के अलोंग रोटेट करवाता है। ठीक है, एक बॉडी ये पिक्चर है तो उसको ऐसे रोटेट करवाएगा। तो जो वेट का टार्क होगा वो पॉजिटिव होगा अबाउट पॉइंट बी के पॉइंट के अबाउट। तो जो टेंशन 2 प्रोड्यूस 0 टार्क एज इट पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ रोटेशन। जो टेंशन T2 होगा हमारे पास, टेंशन 2 वो 0 टार्क प्रोड्यूस करेगी जैसे ही वो पॉइंट ऑफ रोटेशन के थ्रू पासिस करेगी। ठीक है, कि ये जो T2 है, अगर पिक्चर रेस्ट में है तो ठीक है, लेकिन जो T2 है हमारे पास वो 0 टार्क प्रोड्यूस करेगा जैसे ही वो पॉइंट ऑफ रोटेशन के थ्रू पास आउट होगा। ठीक है, पिक्चर जब ऐसे मूव होगी तो जो T2 होगा वो 0 टार्क टेंशन T2 जो टेंशन T2 है वो 0 टार्क प्रोड्यूस करेगी। तो जो हमारे पास जो टार्क है T2 जो कि वेट का टार्क है, और T1 जो कि टेंशन 1 का टार्क है, और जो नेगेटिव है हमारे पास 0 के इक्वल होगा। ठीक है, T2 हमारे पास वेट का टार्क है, हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई होगा OB का। ठीक है, T2 OB, और T1 जो है वो
क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ओ ए से, ठीक है। 20 सेंटीमीटर में है, जब हम लोग इनको सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20/100 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो जो है ये हमारे पास 0.2 मीटर के अलोंग आ जाएगा। T2 हमारे पास वेट का टार्क है क्रॉस BO हमारे पास BO की वैल्यू जो है 0.2 मीटर है। नेगेटिव T1 जो है वो टा1 जो है वो T1 का टार्क है क्रॉस मल्टीप्लाई AB, तो जो AB की जो हमारे पास वैल्यू होगी वो 0.2 और 0.2 को प्लस करने की वजह से आएगी, तो जो होगी 0.4 वो भी 0 की इक्वल होगी। वेट हमारे पास 5 न्यूटन दे दिया गया है। 0.2 मीटर क्रॉस मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव T1 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मीटर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये T1 नेगेटिव में है, इधर जाके पॉजिटिव में T1 बन जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू भी इधर जाके वैसे की वैसे आ जाएगी, यानी कि ये नेगेटिव T1 है तो इधर जाके T1 प्लस में आ जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है, इधर हमारे पास आके डिवाइड हो जाएगी। ये वैल्यू हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके ये हमारे पास डिवाइड हो रही है, इधर आके ओवर में चली गई। तो हम लोगों ने जब इसको सॉल्व किया तो T1 हमारे पास 2.5 न्यूटन आ गया। अब ठीक है, अब T1 की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम लोगों ने T2 वो फाइंड करना है। T2 तब फाइंड करना है जब जो पिक्चर सस्पेंड होती है, ठीक है, अपने पॉइंट पे रेस्ट में होती है। लेकिन जब पिक्चर जो है वो मूव करती है तो जो T2 होता है उसका टार्क हमारे पास 0 होता है एज इट पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ रोटेशन। जैसे वो पिक्चर पॉइंट ऑफ रोटेशन के थ्रू मूव करेगी तो उस जो T2 है टार्क प्रोड्यूस करेगा। तो T1 हमारे पास आ गया। T2 की वैल्यू हम लोगों ने उस सूरत हाल में फाइंड आउट करनी है जब पिक्चर अपनी पॉइंट पे रेस्ट में हो। T1 की वैल्यू होगी 2.5 न्यूटन। हम लोग इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। T1 T2 नेगेटिव वेट इज इक्वल टू 0, T1 हमारे पास प्लस T2 नेगेटिव वेट इज इक्वल टू 0। तो T1 हमारे पास है 25 न्यूटन प्लस T2 है हमारे पास और नेगेटिव वेट हमारे पास 5 है। तो 5 इधर जाके प्लस में आ गया हमारे पास 2.5 इधर जाके प्लस में आ गया। तो ये जो वैल्यू है 2.5 वो हमारे पास ओवर में आ गई। तो 2.5 और 2.5 हमारे पास 2.5 प्लस 2.5 हमारे पास 5 के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये कट आ गया, हमारे पास 2.5 ही आ गया। तो T2 भी हमारे पास 2.5 के इक्वल है। T2 की वैल्यू भी हमारे पास 2.5 की इक्वल होगी, क्योंकि जब 5 यहाँ पे नेगेटिव में था, यहाँ पे प्लस में आ गया। तो 2.5 न्यूटन प्लस T2 जो है हमारे पास 5 के इक्वल आ गया। तो T2 हमारे पास जब 5/2.5 इसके ओवर में आ गया, तो जब 2.5 और 2.5 हमारे पास 5 के इक्वल होता है तो T2 हमारे पास 2.5 की इक्वल हो गया। ये मैंने आपको दोबारा समझाने के लिए ये चीज़ दोबारा सॉल्व की है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।